नमस्कार दोस्तों, आज हम ऐतिहासिक यात्रा में यात्रा करने जा रहे हैं गीज़ा के पिरामिड्स। आज हम आपके साथ गीज़ा यानी कि पिरामिड्स की यात्रा करेंगे और उसके बारे में बात करेंगे। गीज़ा के महान पिरामिड मिस्र के सबसे बड़े पिरामिड हैं और ये फ़ाराओन खुफू की कब्र के तौर पर बनाए गए थे, जिसने पुराने साम्राज्य के चौथे साम्राज्य के राजवंश के दौरान शासन किया था। 26वीं शताब्दी ईसा पूर्व की शुरुआत में लगभग 27 वर्षों की अवधि में निर्मित पिरामिड प्राचीन विश्व के 7 अजूबों में शामिल थे। इस बार इसे 7 अजूबों में से बाहर कर दिया गया। पिछले 7 अजूबों में कई सालों तक अपनी जगह बरकरार रखने के बाद गीज़ा अब बाहर हुए हैं। इतिहास में जितना पीछे जाते हैं उतना ही हम श्योरिटी से दूर होते जाते हैं, क्योंकि ये कहना बहुत मुश्किल है कि उस वक्त क्या हुआ था, कैसे हुआ था और किस लिए हुआ था। मेन यहाँ पर 3 पिरामिड हैं जो कि इस प्रकार हैं। मेन पिरामिड है जिसे हम पिरामिड ऑफ खुफू कहते हैं। इससे छोटा है पिरामिड और खाफरे। इनमें सबसे छोटा है पिरामिड ऑफ मेनकरे जो कि खाफरे का बेटा है। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा मशहूर है वो है स्टैचू ऑफ स्किन्स। यहाँ पर 118 पिरामिड थे जो कि अब बहुत ही कम रह गए हैं। मेन यही 3 हम देखते हैं जो एक बेहतरीन कंडीशन में अब तक मौजूद हैं। अगर हम इनके बनने की बात करें तो आज से करीब 4583 साल पहले ये बने हैं। इन्हें बनाने का मेन मकसद ये था कि प्राचीन मिस्र में ये मान्यता थी कि मृत्यु के पश्चात भी जीवन होता है। मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार स्वर्ग या नरक मिलेगा और वो अपने राजाओं को इन पिरामिड्स में ममिफिकेशंस के द्वारा दफनाते थे। उनका सारा सामान, कपड़े, ज्वेलरी, जितनी भी एक्सपेंसिव थिंग्स थी, यहाँ तक कि कभी कभी नौकर भी उनके साथ में दफन हो जाया करते थे। प्राचीन मिस्र में राजाओं को फ़ाराओन कहा जाता था। अब सवाल उठता है कि इन पिरामिड्स को फ़ाराओन अपने आफ्टर डेथ पर इस्तेमाल करेंगे तो ये कैसे पता चला? तो इन जगहों पर कई ऐसे लेख मिले हैं जिससे ये सच रिवील होता है। पिछले कई सालों की खुदाइयों में ऐसे बहुत सारे टॉम्ब्स इजिप्ट और सूडान में मिले जिससे कि ये थ्योरी सही साबित होती है। लेकिन एक चीज़ और है कि जब गीज़ा के पिरामिड्स खोले गए तब वहाँ कोई पक्के सबूत नहीं मिले। हो सकता है कि इतने सालों में इतनी एक्सपेंसिव चीज़ें चोरी हो गई हों। मिला तो सिर्फ 3 रेलिक्स मिले और एक खाली कॉफिन। अगर यहाँ कॉफिन मिला तो मम्मी भी होगी, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ कुछ था ही नहीं। उनकी थ्योरी भी इसके लिए बहुत अजीब है। वो कहते हैं कि ये जो पिरामिड्स हैं ये एक पावर प्लांट थे और इजिप्शियन बहुत एडवांस थे। उन्होंने उस समय में ही इलेक्ट्रिसिटी इन्वेंट कर ली थी, तो इसके लिए वो कुछ एविडेंस भी देते हैं। इजिप्ट में कुछ टेम्पल में बल्ब जैसे क्रिएशंस मिले हैं जो उनके हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी का साइन है। अब ये समय के साथ दफन हो गया कि कितना सच, क्योंकि इसके लिए कोई पुख्ता सबूत अब भी मौजूद नहीं है। एक और थ्योरी ये कहती है कि ये पिरामिड अनाज का भंडारण करने के लिए बने थे। इस थ्योरी को देने वाले थे अमेरिका के एक राजनीतिज्ञ बेन कार्सन, वॉशिंगटन डीसी की पोस्ट के अनुसार, जिन्होंने इसे 1998 में इजाद किया। उनके हिसाब से इन पिरामिड्स को जीसस के फादर ने बनाया था। ऐसी थ्योरी सिर्फ अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ बताने के लिए दी जाती है, जहाँ तक मुझे लगता है। बाकी कोई नहीं जानता सच कितना है और क्या ये, क्योंकि इतिहास के पन्ने हमेशा धुंधले रहे हैं तो अब हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। मुद्दे की बात पर जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर थ्योरी है वो बस इतनी है कि ज़्यादातर आर्कियोलॉजिस्ट इसे एक मकबरे के तौर पे एग्जिस्ट करते हैं। अपने फ़ाराओन को आफ्टर लाइफ ट्रिब्यूट शानदार होना चाहिए, इसके लिए उस दौर में इस तरह के पिरामिड्स का निर्माण किया गया। सबसे बड़ा सवाल जो अब भी खड़ा है वो ये है कि इन पिरामिड्स को बनाया कैसे गया होगा। सोचिए, आज से हजारों साल पहले ऐसी एक पत्थर की इमारत बनाई कैसे गई जिसकी ऊंचाई 147 मीटर है और एक पत्थर की इमारत है और पत्थर का वजन थोड़ा बहुत नहीं 2.5 टन से लेकर 82 टन के बीच में है और बिना पहियों के इस्तेमाल के एक के ऊपर एक पिरामिड की शक्ल में ये रखे कैसे गए, और रखे भी गए तो इमारत पूरी हो गई सिर्फ 20 सालों में।
अब बात करें इसे लोगों ने बनाया कैसे, तो ज़्यादातर पुरानी इमारतें महल किले बनाने के लिए मजदूरों के साथ क्रुएलिटी भी की जाती थी। ऐसा हमें सुनने को और पढ़ने को मिलता है, जैसा कि हमें लगता भी है। इसी थ्योरी के लिए हमें हेरोडोटस 484 बीसी से 425 बीसी को जानना चाहिए। उनका भी यही कहना है कि बहुत सारी क्रुएलिटी की गई थी। इन्होंने ही सबसे पहले ये कहा कि स्लेव्स ने इस इमारत को बनाया, लेकिन ये सच नहीं है। इनकी कई बातें किंवदंतियों पर आधारित है और पूरी तरह से सार्थक सिद्ध नहीं होती, इसलिए ये थ्योरी भी बनावटी लगती है। अब ये समझना है तो जिन लोगों ने भी इन पिरामिड्स को बनाया वो हाईली स्किलफुल लोग थे, क्योंकि इसे कोई स्लेव्स बना दे ऐसा महसूस नहीं होता। उन्हें ज़्यादातर पूरे राज्य के लोगों की मदद भी मिली। उनका अपने राजा में बहुत विश्वास था और इस नेशनल प्रोजेक्ट के लिए वो सबके सब खुद अपने मन से समर्पित थे। इमारत बनाने के लिए जो भी मटेरियल इस्तेमाल में लिया गया, करीब 5.5 मिलियन टन लाइमस्टोन, 8,000 टन ग्रेनाइट और 5 लाख टन मोर्टार का इस्तेमाल इस इमारत को बनाने में किया गया। ये पत्थर करीब के ही इलाकों से आए थे, जैसे चूना पत्थर गीजा से, लकड़ी लेबनान से, बेसाल्ट विदान अल्फराज से, ग्रेनाइट पत्थर असवान के दक्षिण से। अब सवाल उठता है कि पत्थर कैसे काटे गए, तो प्राचीन मिस्रवासी प्राकृतिक पत्थर के किनारों में छेद ढूंढते थे और उन छेदों में लकड़ी की कीलें ठोक देते थे और फिर उन्हें पानी से भिगोकर खरदरे खंडों में पत्थर काटते थे। जैसे ही पानी सोख लिया जाता था, वेजेस को विस्तार होता था, जिससे काम लायक पत्थर टूट जाता था। अब इसे मूव कैसे किया गया, तो उस समय पहिए नहीं थे और थे भी तो बस पोट्री के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। इन्होंने इसे लकड़ी के फट्टे बनाकर तैयार किए जो गीली रेत पे फिसल सके। ये थ्योरी भी एक 2014 में मिली एक मकबरे से, जो जे-हुन-ती होतेब कहलाता है। इस पिक्चर को ध्यान से देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये पानी स्टैचू के सामने क्यों डाला जा रहा है। तो बता दूं, गीली रेत पर किसी चीज़ का फिसलना आसान होता है, बशर्ते कि सूखी रेत पर। पानी को स्टैचू के सामने डालते हुए देखकर साइंटिस्ट को पहले लगा कि शायद ये मिस्रवासियों की कोई परंपरा होगी जो वो ऐसा कर रहे हैं, लेकिन जब भौतिक वैज्ञानिक डेलियन बॉर्न और उनके सदस्यों ने ये पाया कि जब मूर्ति के सामने पानी डाला जा रहा है तो मूर्ति जिस लेस पर है वो आसानी से फिसलकर आगे बढ़ रही है। सबसे इंटरेस्टिंग बात, पिरामिड्स को स्टार्ट करने के टाइम में शायद मोटार और गारे का इस्तेमाल नहीं किया गया, लेकिन बाद की लेयर्स में ये पूरी तरह से इस्तेमाल हुआ। साइंटिस्ट उस गारे को फिर से अब तक डिस्कवर नहीं कर पाए हैं। सोचिए कितना मजबूत मटेरियल था जो हजारों साल से पिरामिड्स उसी शक्ल में वहाँ खड़े हैं, और इतने भूकंप, इतने ज़्यादा साइक्लोन और जो भी वहाँ आया हो, उसके बावजूद भी उन्होंने अपनी ज़मीन जगह नहीं छोड़ी। आजकल की इमारतों के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो ढह ढहा के बनने के साथ ही गिर जाती हैं। अब बात करते हैं इसके डिज़ाइन की, जो कि बहुत स्पेशल है क्योंकि ये चारों डायरेक्शंस को इंडिकेट करता है। सोचिए उस दौर में जब कोई मॉडर्न टेक्निक नहीं थी, कंपास भी नहीं थे और इस तरह की कोई भी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी जिससे ये पता लगाया जा सके कि किस डायरेक्शन को ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ कहा जाए। उस समय इन पिरामिड्स को चारों डायरेक्शंस को इंडिकेट किया गया। ये हुआ कैसे? तो साइंटिस्ट की रिसर्च ये कहती है कि इसके पीछे ऑटम एक्विनॉक्स की थ्योरी काम करती है, जिसका मतलब होता है कि जब दिन और रात एकदम बराबर हो जाते हैं और धरती पर पड़ने वाली परछाई एकदम सीधी होती है। क्योंकि पिरामिड में एक मामूली सा एरर है 1 to 1/15 of 1 डिग्री, जो इस परछाई में भी होता है। सोचिए कितनी एडवांस लोग थे जो इतनी एक्यूरेसी के साथ चारों डायरेक्शंस बना दी। कुछ लोगों का मानना है कि पिरामिड्स बनाने वाले एलियंस थे, वो किसी और ग्रह से आए थे और उन्होंने पिरामिड बनाए और यहाँ से चले गए। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये जो पिरामिड है वो ओरायन बेल्ट को इंडिकेट करता है। हर एक पिरामिड की नोक उस तारे के साथ अलाइन करती है। बट अब ये भी थ्योरी कुछ अलग लगती है, क्योंकि जब पिरामिड्स की टॉप प्लेट को उनसे अलाइन किया गया तो वो मैच नहीं करते। अब वो हिल गए हैं, लेकिन इतने सालों में धरती की सिचुएशन बदली है, इतने सारे भूकंप आए हैं, तो हो सकता है कि वो हिल गए हों, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं एक थ्योरी है। थैंक यू।
अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगता है, मेरा ये काम अच्छा लगता है, मेरा चैनल अच्छा लगता है, तो प्लीज़ मुझे लाइक, शेयर और कमेंट करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें।